सो नाउ हम मनी मार्केट को देखते हैं कि व्हाट इज मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का एक अलग सेगमेंट जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिवाइड होता है। सो दिस इज मनी मार्केट, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है, अप टू 364 डेज के लिए होता है, जो हम जानते हैं। यहाँ मैंने जिक्र किया था कि यह जो होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट में इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है। तो इंडिविजुअल और ग्रुप्स कौन हो सकते हैं? यहाँ ट्रेडेड बिटवीन, ये जो ट्रांजैक्शन होता है इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में होता है। तो इंडिविजुअल ग्रुप्स कौन हो सकता है? बैंक्स हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, या कंपनीज हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इन सब के बीच यह ट्रांजैक्शन मनी मार्केट में हो सकता है। और इसमें से कोई इन सब जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप्स यहाँ पर है, यू मीन बैंक हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो यहाँ जो ये लोग है, ये जो ग्रुप और इंडिविजुअल है, इसमें से कोई एक समय के लिए फंड स्कार्स हो सकता है, कोई एक समय के लिए फंड स्कार्स हो सकता है, कोई एक समय के लिए फंड सरप्लस हो सकता है। किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो मनी का जो ट्रांजैक्शन होता है, मनी का जो भी काम होता है, तो सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस ऐसी बनती है कि जिसके पास बहुत पैसा हो उसके पास भी कुछ समय के लिए पैसे नहीं हो सकती। इफ आई टेक अ एग्जाम्पल, तो लेट्स सपोज कि हम अभी बात करते हैं आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में जहाँ लाखों लेबर्स और यू कैन से जो लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, तो आप सिचुएशन इस तरह से क्रिएट करो कि नवंबर का टाइम है, दीपावली आने वाली है, और जो भी वहाँ वर्कर्स काम करते हैं उनको यह उम्मीद है कि हमें सैलरी विथ बोनस मिलेगी ताकि हमारा फेस्टिवल अच्छा हो। कंपनी की सिचुएशन ऐसी है कि उसको पैसे 10 दिन बाद आएंगी, दिवाली 5 दिन बाद है, और सबको सैलरी और बोनस का इंतजार है दीपावली में। अगर उस समय उनको पैसे नहीं मिले तो शायद वह जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कि एक हड़ताल करना जैसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कंपनी में। और कंपनी के पास पैसे ऐसे नहीं है कि नहीं आएंगे, कभी पैसे नहीं आएंगे, पैसे आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे पैसे, 2 वीक बाद पैसे आएंगे, तत्काल के लिए उनको पैसे चाहिए। तो क्या करेंगे, मनी मार्केट में जहाँ शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा लेते हैं कहीं से, तो अभी फंड स्कार्स में है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो फंड स्कार्स में है, पैसे आ जाएंगे उसको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो उस पेमेंट को कवर कर सकते हैं। तो उस 5-10 दिन के लिए वो मनी मार्केट से पैसे ले लेंगे, या गवर्नमेंट से ले, या बैंक से ले, या किसी भी इंस्टीट्यूशन से ले, वहाँ से पैसे लेंगे और अपने जो वर्कर्स है उसके सैलरी को, उनके बोनस को पे करेंगे। तो इन सब सिचुएशन को ये जो मिसमैचेस है या जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ऐसी कोई बिजनेस में, या इस तरह की फाइनेंशियल वर्क में, इस चीज को कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए हम मनी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। सो यह जो मनी मार्केट है, 2 चैनल में ऑपरेट होता है। इट इज ऑपरेटेड इन 2 चैनल्स। वन इज number 1 is organized and unorganized. ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी कहा जाता है, इसको अनइंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी कहा जाता है।
तो यह 2 चैनल में होता है। कुछ देर बाद हम अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को पढ़ेंगे। आप ध्यान दें, मैंने 2 तरह से, मैंने पहले फाइनेंशियल मार्केट को बताया आपको। फाइनेंशियल मार्केट 2 सेगमेंट में बटा, दैट इज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। हमने कैपिटल मार्केट को छोड़ दिया जो लॉन्ग टर्म के लिए है, हमने मनी मार्केट को उठाया। और मनी मार्केट 2 चैनल में ऑपरेट होता है, वो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। हम अभी अनऑर्गेनाइज्ड को छोड़ देंगे, ऑर्गेनाइज्ड को पढ़ेंगे। हमने फाइनेंशियल मार्केट को लिया, उसके डेफिनेशन को पढ़ा कि एनी मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी वेयर फंड्स आर transacted between fund surplus and fund scarce individual and groups is known as financial market। इसके दो सेगमेंट्स में ऑपरेट होता है, वन इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है अप टू 364 डेज और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है अबव 364 डेज। अब हमने मनी मार्केट कैपिटल मार्केट को छोड़ दिया, मनी मार्केट को पढ़ा। और मनी मार्केट जो होता है वह अगले 2 चैनल में डिवाइड होता है, वन इज ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा जो है अनऑर्गेनाइज्ड। अभी हम ऑर्गेनाइज्ड को समझेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड होता क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए हम ऑर्गेनाइज्ड को छोड़कर अनऑर्गेनाइज्ड को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज, तब तक हम यह समझते हैं कि इस मनी मार्केट की जरूरत क्या है, इसकी नीड क्यों है, व्हाई वी नीड मनी मार्केट, हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए ही क्यों। तो जैसे मैंने बताया था कि टू मीट द डे टू डे शॉर्टफॉल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने बताया कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में डे टू डे शॉर्टफॉल्स को कवर करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसके लिए, या हो सकता है कि टू मीट द फंड मिसमैचेज इन द डे टू डे प्रोडक्शन प्रोसेस। एक बहुत बड़ा इसका जो प्रॉफिट है मनी मार्केट का यह है कि इससे हमें इनकम जनरेशन का फायदा होता है, मीन्स ग्रोथ होता है इससे। क्यों? क्योंकि अगर हमें पैसे समय पर मिलने लगे तो हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे तो उससे ग्रोथ होगा इनकम जनरेशन होगा, फिर ग्रोथ होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो डे टू डे जो मिसमैचेज होती है प्रोडक्शन में, अगर अभी आप कोई भी फर्म स्टैब्लिश करते हो और आपके पास जो प्रोडक्शन हो रही है लेकिन कुछ मिसमैच की वजह से वह प्रोडक्शन रुक सी गई है और आपके पास यू कैन से फंड की शॉर्टेज है, तो आप मनी मार्केट से पैसे ले सकते हैं, आप अपने प्रोडक्शन को आगे चालू कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इस मनी मार्केट की जरूरत है, क्योंकि डे टू डे शॉर्टफॉल्स को, मिसमैचेज को कवर करने में मनी मार्केट बहुत जरूरी होती है। उसके साथ साथ अगर कुछ करोड़ ऑफ रुपीस अगर आपको समय पर नहीं मिले तो जिससे यह हो सकता है कि आपकी कंपनी बंद हो सकती है, लोग धरने पर जा सकते हैं, आपके कंपनी की रेपुटेशन जो वर्षों से अगर आपने बनाया हुआ खत्म हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, बचने के लिए, सबसे चीज़ों से मनी मार्केट बहुत हेल्पफुल रहा है। नाउ एक हम यह देखते हैं कि मनी मार्केट का इंडिया में क्या हिस्ट्री रहा है। मनी मार्केट इन इंडिया, एक्चुअली मनी मार्केट जो इंडिया में है वो 3 डिकेड से है। 3 डिकेड से भारत में मनी मार्केट चालू है हालांकि भारत में है यह, लेकिन 1965 तक, टिल 1965 यह केवल रेस्ट्रिक्टेड था गवर्नमेंट तक। 1965 तक केवल गवर्नमेंट के पास ही, केवल गवर्नमेंट ही मनी मार्केट में पैसे दे सकती है। लेकिन उसके बाद 2-3 तरह की जो इम्पोर्टेंट कमिटीज आए, जैसे कि एक कमिटी जो था वह था चक्रवर्ती कमेटी। इन 1985 जिसने यह सजेस्ट किया, बताया
और फर्स्ट टाइम यह बताया कि मनी मार्केट की कितनी आवश्यकता है हमारे देश में। तो चक्रवर्ती कमेटी जो 1985 में बताती है, उसके बाद एक और कमेटी आती है, एक और कमेटी जो 1987 में, उस कमेटी का नाम है वगुल कमेटी। वगुल कमेटी जो 1967 में पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है इस मनी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए कि कैसे मनी मार्केट को डेवलप किया जा सकता है। और इन दो कमेटियों ने फर्स्ट टाइम चक्रवर्ती कमेटी 1985 में और 1987 में वगुल कमेटी ने बहुत मेहनत किया मनी मार्केट को भारत में लाने के लिए और इसके नीड को, इसके नेसेसिटी को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, क्योंकि 1965 तक यह गवर्नमेंट तक रेस्ट्रिक्टेड थी। यानी कि अगर आपको पैसे चाहिए तो केवल आपको गवर्नमेंट दे सकती है, अदर कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था नहीं, ऐसा कोई मनी मार्केट था नहीं जहां से आप पैसे ले सको। इन सब के लिए ही इन कमेटियों ने काम किया। आप इस कमेटी को ध्यान में रख सकते हैं, डेट भी शायद कई बार एग्जामिनेशन से पूछ लिया जाता है। तो यह तो मनी मार्केट की नीड क्यों हुई, किस तरह से भारत में इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे कमिटीज ने इनको भारत में लाने की कोशिश किया। साथ ही साथ अब हम यह देखते हैं कि मनी मार्केट की जरूरत खत्म हुई, इसकी इवोल्यूशन को खत्म हुआ। मनी मार्केट जो दो सेगमेंट में होता है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसमें से हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है। लेट मी रब द बोर्ड। मनी मार्केट दो चैनल में होता है। वन इज ऑर्गेनाइज्ड, also called institutionalized, another one is unorganized, uninstitutionalized, we will go with this but समझेंगे दोनों। लेमन टर्म में समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। यू आर अ फार्मर, लेट्स सपोज यू आर अ फार्मर, आपको सीड के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए या भी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फील्ड में पैसे की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि सिचुएशंस ऐसी है कि आपके पास उतनी फंड है नहीं, आपको चाहिए पैसे, मनी मार्केट है, लेकिन दो चैनल में काम करती है। उसे समझना है कि कैसे दो चैनल में काम करती है। पैसे आपको चाहिए तो आप पैसे कहाँ से लेते हो जनरली? भारत में ऐसा सिचुएशन है कि भारत में हम पैसे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से नहीं लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से पैसे केवल बैंक देती है और भी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो देती है, लेकिन हम वहां से नहीं लेते क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंटेशन, केवाईसी वगैरह वगैरह। हम लेते हैं अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से पैसे, जो मनी लेंडर गांव में पैसे देते हैं उनसे पैसे लेते हैं। और यहाँ पर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, कई बार एक्सप्लॉयटेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इन सब वजहों से ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मनी मार्केट भारत में प्रॉपर तरीकों से एग्जिस्ट नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे लोगों को अनऑर्गेनाइज्ड तरीकों से पैसे लेने पड़ते हैं। भारत में ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मनी मार्केट अच्छे से एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, इनके रीजंस भी मैं बताऊंगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि यह होता क्या है इसको देखते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट तीन तरह से डिवाइडेड है। तीन कैटेगरीज में अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज अनरेगुलेटेड, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज।
unregulated non-bank financial intermediaries. Second one is indigenous bankers. देखो, अगर आपको अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट समझने में कोई भी प्रॉब्लम है, इसको आप सिंपल ये समझ सकते हो कि पैसे जब सही तरीकों से नहीं लिए जाए, पैसे गांव के मनी लेंडर से लिया जाए, पैसे अगर गांव के मनी लेंडर से लिए जाए तो जहां आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत उतनी नहीं पड़ती, जहां एक ऑफिशियल जो किसी भी कंट्री की ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो चार्ज होती है, जो 4 या 3% होती है, वह अगर आपसे 15% या 20%, कभी कभी 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाए, जो एक्सप्लॉयटेटिव हो, वह अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड को इकोनॉमिक्स में किताबों में 3 तरह से डिवाइड किया गया। वन इज अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, सेकेंड वन इज इंडिजिनस बैंकर्स, एंड द थर्ड वन इज मनी लेंडर्स। यह जो है ना, कुछ चिट फंड की तरह काम करती है। आप चिट फंड के बारे में अगर जानते हैं, जैसे कि कई जगहों पर एक ग्रुप बन जाता है लोगों का, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सब वहां पैसे डिपॉजिट करते हैं। अब उसमें से किसी को पैसे की जरूरत है तो वह जो ग्रुप है वह उस बंदे को या उस आदमी को पैसे देगी, लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लिया जाता है वो बहुत हाई होता है। तो यह जनरली साउथ इंडिया में ऑपरेट होता है, साउथ इंडिया में यह ऑपरेट होता है। केवल मेंबर्स को ये पैसे देते हैं, लेंड टू ओनली मेंबर्स, और इनका जो पर एनम का जो इंटरेस्ट चार्ज होता है अप्रोक्स 36 to 48% तक होता है। वेरी एक्सप्लॉयटेटिव। कैन यू थिंक ऑफ दिस? अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एक तो इनके मेंबर है, केवल मेंबर को पैसे देते हैं, साउथ इंडिया में होता है, और इतना 36 और 48% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये। अगर इंडिजिनस बैंकर्स को हम देखें, इनको आप इस तरह समझ सकते हैं कि यह जो है अगर एक बैंक की तरह काम करते हैं इंडिजिनस बैंकर्स, यह आपसे पैसे भी ले सकती है और आपको इंटरेस्ट दे सकती है, और आपसे पैसे अगर यह 4% 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के चार्ज पर लेते हैं तो आगे इस पैसे को घुमा सकते हैं 15% पर, या इनको केवल पैसे देना हो तो 15 या 18 और 20% पर एनम चार्ज पर पैसे देते हैं। ये भी बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है। इनके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इंडिजिनस बैंकर्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि एक है इनका गुजराती श्रॉफ, गुजराती श्रॉफ्स जो मुंबई और कोलकाता में जनरली होते हैं। सेकेंड वन इज मुल्तानी और शिकारपुरी, जो मुंबई कोलकाता इन सब जगहों पर, असम में भी। थर्ड वन इज मारवाड़ी कायाज, जो ज्यादातर तो मेनली गुजरात में ही रहते हैं, बट बंगाल तक भी यह एक्सटेंड करते हैं। और लास्ट वन इज चुटियार्स, यह साउथ इंडिया और चेन्नई में। यह इंडिजिनस बैंकर्स की तरह है, पूरा बैंकिंग की तरह ही काम करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे है, उसको इन्वेस्ट करना है पैसे, तो वह इनको पैसे दे सकते हैं। इन किसी को हर भारत में हर एरिया में अलग अलग तरह के नाम से
नियम से जाने जाते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनको दे सकते हैं, और ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली होता है वो आपको देंगे। और आपके पैसे को, क्योंकि इनके पास तरीका है और ये जानते हैं तरीका किस तरह से पैसे अलग इन्वेस्ट करें, तो आपके पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे और वहां से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे अर्न करते हैं। हाँ, और ये पैसे देते भी है हाई इंटरेस्ट पर। केवल आपको पैसे चाहिए तो भी आपको पैसे दे सकते हैं। द लास्ट वन इज मनी लेंडर। इनके फॉर्म में मनी लेंडर, यह बहुत अजीबोगरीब है। इसके दो टाइप हैं, जो प्रोफेशनल है, एक अनप्रोफेशनल है। प्रोफेशनल मीन्स मनी लेंडर्स वैसे जो प्रोफेशनली पैसा देना उनका काम ही है, कि पैसा देना और लेना ही उनका पूरा पेशा, और वही से वह अर्न करते हैं। लेकिन जो अनप्रोफेशनल होते हैं मनी लेंडर, जैसे कि कोई बिजनेसमैन जिसके पास ज़्यादा पैसे है, पैसे पड़े हुए हैं घर में, तो वह सोचते हैं कि चलो पैसे को मैं किसी को इंटरेस्ट पे देकर कुछ और कैपिटल अर्न कर लूँ। तो यह मनी लेंडर होते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो केवल और केवल वही काम करते हैं लेंडिंग बोरोइंग का। और एक जो अनप्रोफेशनल है, जो बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे है, तो उसने सोचा कि चलो एक्स्ट्रा पैसे है तो इसको इंटरेस्ट पर लगाकर कुछ और पैसे, कुछ और कैपिटल अर्न कर लूँ। तो वो तो है मनी लेंडर्स, जो दो फॉर्म में काम करते हैं, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। अब कारण यह है कि यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत में यह भी है और यह भी है, बोथ एग्जिस्ट। इसका नहीं होने का क्या कारण है और इसका होने का क्या कारण है, उसको देखकर आज के वीडियो को खत्म करते हैं। कि व्हाई इन इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रिवेल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रिवेल, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उतना अच्छा से वर्क क्यों नहीं करता है। Why organized sector, or why not, or why unorganized sector and why not organized sector? Reason is Indian money market is still underdeveloped. भारत का जो मनी मार्केट है, जो दो चैनल में ऑपरेट होता है, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और अनइंस्टीट्यूशनलाइज्ड, वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। 1965 तक क्योंकि मनी मार्केट, जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, गवर्नमेंट तक सीमित था। बाद में कुछ कमिटी जैसे कि वगुल कमेटी और चक्रवर्ती कमेटी के कारण और उनके रिकमेंडेशंस और उनके रिपोर्ट्स के कारण ओपन हुआ, लेकिन अभी तक भी यह फुल्ली तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। इस कारण से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अभी भी प्रिवेल करता है। यही बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत दिनों तक इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। Lack of presence of instruments of organized money market. ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वह उतने अच्छे से मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोगों को या तो समझ नहीं आता है या वह जानते नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट प्रिवेल करता है। आप सोच के देखो, अगर कोई भी फार्मर बैंक के पास जाता है अगर पैसे लेने के लिए शॉर्टफॉल्स में या प्रॉब्लम में, तो बैंक उससे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, केवाईसी वगैरह वगैरह की डिमांड करती है। वह बेचारा वो बेचारा समझ नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स अनएडुकेटेड होते हैं भारत में, इसलिए वह बैंक तक नहीं अप्रोच कर पाते हैं और वह मनी लेंडर से पैसे ले लेते हैं। तो इन सब के कारण ही भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर
प्रिवेल करता है। और भी ऐसे बहुत सारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, यू कैन से यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एंट्री टू द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, मनी मार्केट for its is still restrictive or not allowing small businessman बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्मॉल बिजनेसमैन को एंट्री तक नहीं दिया जाता है। अब बिजनेसमैन को एंट्री नहीं मिलेगी बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, मनी मार्केट में, तो वह तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे ही पैसे लेने। अब भले वह एक्सप्लॉयटेटिव हो, लेकिन उनको फंड तो चाहिए स्टार्ट करने के लिए, कोई भी स्टार्टअप फर्म। इन सब वजहों से ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में लोग पैसे नहीं ले पाते हैं, और जिस कारण से अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट प्रिवेल करता है। यह जो वीडियो था अभी इंट्रोडक्शन जैसा था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है। हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट अच्छे से, क्योंकि 8 तरह के ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है भारत में। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर आप रेपो, रिवर्स रेपो पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे इसके इंस्ट्रूमेंट्स है जो पढ़े जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में। तो अभी का जो यह जो जितना मैंने बताया ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्यों, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल मार्केट है वह 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है, डेट इज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और बाद में मैं कैपिटल मार्केट बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो था इंट्रोडक्टरी जैसा था, और यह इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि यह एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज है। आपको मेनली पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जहां आप रेपो, रिवर्स रेपो पढ़ते हैं, और वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी इस चीज को यहाँ तक आप समझ सके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें जो मैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पढ़ाऊंगा। थैंक यू।